हाय, आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल लॉ है ये, और ये सबसे पहला स्टेप है थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने का। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सिस्टम, सराउंडिंग और अलग अलग टाइप की बाउंड्रीज देखी थी क्या होती हैं। ठीक है, अगर मैं एक रिकैप दूँ तो सिस्टम वो होता है जिसपे हम लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। सराउंडिंग वो होता है जो उसके आसपास हो। ठीक है, मतलब सिस्टम को छोड़ के बाकी पूरा यूनिवर्स सराउंडिंग आता है, तो सिस्टम और सराउंडिंग को मिल के जो है पूरा यूनिवर्स बनता है। बाउंड्रीज वो होती हैं जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग अलग रखें। अब अलग अलग टाइप की बाउंड्रीज हो सकती हैं, जैसे कि मैकेनिकल बाउंड्री हो गई, रिजिड बाउंड्री हो गई, इमेजिनरी हो गई, रियल हो गई, तो कई सारे जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी। ठीक है, तो अब हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं 0th लॉ के बारे में। तो 0th लॉ क्या होता है ये देखते हैं। इसको समझने के लिए इमेजिन करो, एक बॉडी ले ली मैंने, ये रहा। ठीक है, ये बॉडी है और दूसरी बॉडी मैंने ले ली ये। आई होप दोनों बॉडी दिख रही हैं। हाँ, ये दोनों बॉडीज को मैंने जो है इनके बीच में यहाँ पे मैं इधर एक एडियाबैटिक वॉल लगा दी। मतलब दोनों को जोड़ के इस एडियाबैटिक वॉल से जोड़ के रखा है, जो इन दोनों के बीच में जो है कोई भी इंटरैक्शन होने नहीं दे रहा है। ठीक है, मुझे इस क्या कहते हैं, ए के बारे में भी कुछ नहीं पता है और बी के बारे में भी कुछ नहीं पता है कि इसका टेम्परेचर क्या है, ये किस स्टेट में ये। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक तीसरी बॉडी ले ली। तीसरी बॉडी में कौन से कलर से, रेड कलर से बना देता हूँ। एक तीसरी बॉडी ले ली जो इन दोनों के ऊपर रख दी, लेट अस अज्यूम। ठीक है, ऐसे। अब ये जो तीसरी बॉडी है, हमारी तीसरी बॉडी जो है कनेक्टेड है इन दोनों से। ठीक है, ये तीसरी बॉडी इन दोनों से कनेक्टेड है, मतलब टच कर रही है, फिजिकली टच कर रही है। तो पाया गया कि इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम था, यानी कि कोई चेंजमेंट नहीं पाया जा रहा है। इन दोनों के बीच में भी कोई चेंज नहीं पाया जा रहा है। इक्विलिब्रियम का स्टेट है। इक्विलिब्रियम का स्टेट लास्ट टर्न पे मैंने बताया था, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा होता, बॉडी में ऐसी पड़ी होती है बॉडी, है ना। तो देखो, इन दोनों के बीच में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ए और ये सी, मैं इसको कह देता हूँ, ए और सी के बीच में कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि ए और सी क्या है, इक्विलिब्रियम में। बी और सी के बीच में कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि बी और सी भी क्या है, इक्विलिब्रियम में। तो 0th लॉ ये कहता है कि ए और बी भी इक्विलिब्रियम में होंगे, पक्का, हमेशा। ठीक है, तो इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मान लो ए जो है बी का दोस्त है, ठीक है, और बी जो है सी का दोस्त है, तो ऑटोमेटिकली ए और सी भी क्या होंगे, दोस्त होंगे। हालांकि मूवीज में ऐसा नहीं होता है, मूवीज में तो ऑलमोस्ट लोग कट्टर दुश्मन होते हैं, लेकिन फिलहाल अभी समझने के लिए हम लोग समझ सकते हैं। मान लो तुम्हारा कोई एक बेस्ट फ्रेंड है, उसका कोई एक दोस्त है, तो ऑब्वियसली तुम उस दोस्त को जानते होगे ना, है ना, तुम भी उसके दोस्त होगे, तो ए और सी भी क्या होंगे, दोस्त होंगे। आई होप ये 0th लॉ तुमको समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसा कोई खास लॉ नहीं है, ऐसा फाड़ू लॉ नहीं है, लेकिन हर चीज़ का एक बेसिक होता है, एक करने का तरीका होता है। जैसे कि यूक्लिड के एक्सियम अगर तुमने पढ़े हो तो वो कोई ऐसे मतलब बड़ी बात नहीं बताते, लेकिन वो एक्सियम्स हैं, उनको ब्रेक भी नहीं किया जा सकता। वैसे ही ये भी एक लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, टोटल एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो किसी भी बॉडी की, मान लो ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, इसकी एनर्जी कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती है। जैसे कि सबसे पहले तो इसकी टोटल एनर्जी को अगर मैं, एक मिनट, इसकी टोटल एनर्जी को मैं TE बोल रहा हूँ, तो इसकी टोटल एनर्जी कुछ चीज़ों पे डिपेंड करेगी। सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी, कितना इसका मूवमेंट है। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली मूवमेंट की वजह से आता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आती है मूवमेंट की वजह से। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, इसके लिए मैं ये लो, हाँ, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल की वजह से भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से भी हो सकती है ना, मतलब कि ग्रेविटी की वजह से हो सकती है और चार्जेस की वजह से हो सकती है। तीसरा हमारा क्या कहते हैं, तीसरा हमारा एनर्जी है रेड ले लेता हूँ मैं। तीसरी एनर्जी है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूलर लेवल पे होती है,
मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वाइब्रेशनल एनर्जी की वजह से आती है ये, ठीक है। तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ चीज़ें लेते हैं, जैसे कि बॉडी जो हमारी है, जैसे कि ये हमारी बॉडी है, इसको हम लोग मानते हैं कि ये रेस्ट पे है, ठीक है। जितने भी ऑब्जर्वेशन करोगे वो रेस्ट में ही लेके तो करोगे ना, ऐसा गाड़ी में चलते चलते तो अच्छा नहीं लगेगा, तो रेस्ट में है। और मानते हैं कि उसके आसपास कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है, उसके आसपास कोई चार्जेस नहीं है। और ग्रेविटेशनल जो असर होता है, मतलब ग्रेविटी का जो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, असर होता है, वो एकदम नेग्लिजिबल होता है। तो ग्रेविटी को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं और उसके आसपास कोई चार्जेस नहीं तो चार्ज को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो रेस्ट में है यानी कि काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी उसके पास। चार्ज और ग्रेविटी आसपास नहीं है, इसका मतलब कोई पोटेंशियल एनर्जी उसके पास नहीं होगी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, टोटल एनर्जी हमारी जो है सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगी इंटरनल एनर्जी पे। तो थर्मोडायनेमिक्स में टोटल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी किसकी वजह से आ सकता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे जो मैंने ये वाली काइनेटिक एनर्जी, इस पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात की है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ ये मॉलिक्यूल्स की, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि तुमने देखा होगा डस्ट पार्टिकल या गैस के जो पार्टिकल है वो हमेशा मूव करते रहते हैं, तो वो काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी फिर से मॉलिक्यूल्स के पूरी बॉडी के नहीं, ठीक है। और वाइब्रेशनल एनर्जी, अब वाइब्रेट भी तो मॉलिक्यूल्स कर रहे होंगे, है ना, सॉलिड में जैसे कि वाइब्रेट कर सकते हो। तो ये तीन एनर्जी से मिलके बनता है कौन सा, हमारी टोटल एनर्जी, ठीक है, या फिर इंटरनल एनर्जी भी कह सकते हैं। तो जो हमारी आइडियल गैस होती है, ठीक है, हमारी जो आइडियल गैस होती है, आइडियल गैस के अंदर यही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि टोटल एनर्जी एक आइडियल गैस की उसके इंटरनल एनर्जी पे डिपेंड करनी चाहिए और किसी पे नहीं। अगर कोई ऐसी गैस है जिसमें टोटल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी पे डिपेंड कर रही है और किसी पे नहीं, तो उस गैस को हम लोग टोटल आइडियल गैस कहेंगे। क्या कहेंगे, आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के बारे में आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। तो आइडियल गैस क्या होती है, आइडियल गैस ऐसी गैस होती है जिसका टोटल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी पे डिपेंड करे, ठीक है। और भी कुछ अजम्पशंस होते हैं, जैसे कि अगर उसके काइनेटिक एनर्जी को जीरो रखना है, उसके होल बॉडी के काइनेटिक एनर्जी को जीरो रखना है तो उसको रेस्ट पे रहना पड़ेगा, है ना। पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम लोग को जीरो रखना है तो इसको जो है क्या करना पड़ेगा, हमें ये ध्यान देना होगा कि उसके जो आपस में मॉलिक्यूल्स हैं वो इंटरैक्ट ना करें एक दूसरे से, है ना, एक दूसरे से बतियाएं ना ज़्यादा। जैसे कि क्लास में होता है ना, चापलूस क्या कहते हैं, मॉनिटर सबको जो है एक दूसरे से बात ना करे तो वो ध्यान रखता है, वैसे ही हम लोग को ध्यान रखना है, हम लोग को वो चापलूस मॉनिटर बनना है और ये ध्यान रखना है कि ये मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट ना करें। अगर नहीं करेंगे तो जो है हम कह सकते हैं कि जो हमारी गैस है वो एक आइडियल गैस है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक और अलग अलग टाइप के आइडियल गैसेस के लिए और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पे, बाय बाय।